नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स क्यूज 16 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। क्वेश्चंस में पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, बाद में हम आंसर्स के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स लाए। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, with respect to the new Banking Regulation Amendment Bill 2020 introduced by the government, which of these statements are correct? Question number 4. ByteDance, a Chinese company which owns a popular video sharing app called TikTok, is in its recent merger deals with which US company? Question number 5. With respect to the data released by the Government of India recently, consider the following statements. Which of these statements are correct? Question number 6. With respect to the Asian Development Bank, which of the following statements are correct? Question number 7. Recently, Government of India imposed a ban on the export of which of the agriculture product? Question number 8. With respect to the Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2020, recently introduced in Lok Sabha, which of the statements are correct? Question number 9. The Adal Tunnel connecting Manali with Leh, which is the world's longest highway tunnel about 10,000 feet, is being built by? Question number 10 and our final question. International Day of Democracy is observed globally on which date every year? तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन सही थे। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दोस्तों आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। इसका मतलब है स्टेटमेंट 2, इट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गलत है। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च जो पुराने चीज़ों को रिसर्च करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, ये सब काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। ये कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मोन्यूमेंट्स, जितने भी हमारा पुराने मोन्यूमेंट्स है और सबकी प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। ऐसे वॉज फाउंडेड इन 1861 बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना। हु ऑल्सो बिकम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। द फर्स्ट सिस्टमैटिक रिसर्च इनटू द सबकॉन्टिनेंट्स हिस्ट्री वाज कंडक्टेड बाय द एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, एक एशियाटिक सोसाइटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन थे। इससे पहले उन्होंने सबसे पहले सिस्टमैटिक रिसर्च अपना सब कॉन्टिनेंट में कंडक्ट किया था। ठीक है, विच वॉज फाउंडेड बाई ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स करके एक इंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फाउंड किया था एशियाटिक सोसाइटी। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी लुक आफ्टर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस। देखो यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन। ठीक है, इसका एक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन होता है। इसका रोल क्या है? रोल ऑफ प्लानिंग, प्रिपरेशन, मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस बहुत सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करता है जहां भी डिस्टर्ब्ड एरियाज है, जैसे अफ्रीका में है, जैसे बहुत सारे कंट्रीज में यूएन का पीस कीपिंग मिशन। इसमें यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके मिलिट्री से भी सोल्जर्स पहुंचता है इस पीस कीपिंग ऑपरेशन में शामिल होने के लिए। बहुत हेल्पफुल चीज़ है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन इन इंडिया के बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज एक्टिव इन 1949। जब कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब यूनाइटेड नेशंस का एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान एक्टिव था। और यूनाइटेड नेशंस इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन यूनिपोम वाज एक्टिव इन 1965-66। जब इंडो पाकिस्तानी वार हुआ था तब यूनिपोम एक्टिव था। ठीक है, ये भी यूनाइटेड नेशंस का एक मिशन था। और इंडिया टुडे इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो इंडियन आर्मी जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रूप्स भेजते हैं इंडियन आर्मी। मोर देन 2 लाख इंडियन ट्रूप्स हैव सर्व्ड इन 49 ऑफ द 71 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस डिप्लॉयड सो फार। तो अभी तक यूनाइटेड नेशन से 71 करीब पीस कीपिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए, उसमें से 49 में इंडिया ने करीब 2 लाख ट्रूप्स को भेजा है। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेस्पेक्ट टू द न्यू बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट?
आंसर इज ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? द बिल इज इंटेंडेड टू गिव द पावर्स टू रीस्ट्रक्चर कोऑपरेटिव बैंक्स टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, आज ये न्यूज आया था। So far, the urban and multi-state cooperative banks are registered and governed by the state governments। ये भी सही है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा कंट्रोल था जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स जितने वो स्टेट में है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है दोस्तों? कोऑपरेटिव बैंक्स जो आपको लोकल लेवल में मिलेगा, जैसे विलेज लेवल में कोऑपरेटिव बैंक्स है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स मिलेगा आपको, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी है। तो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के ज्यादा कंट्रोल में था वो। तो स्टेट गवर्नमेंट में एक रजिस्ट्रार रहता है, एक रजिस्ट्रार इनका हेड रहता है, ठीक है, वो इनको कंट्रोल करते हैं। तो अभी आरबीआई ने क्या किया, एक बिल लाया गया, इसमें क्या होगा, आरबीआई का कंट्रोल ज्यादा होगा जितने भी कंट्री में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। वैसे कोऑपरेटिव बैंक्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर किया हुआ रहता है। ठीक है, आपने सुना ही होगा एक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के एक स्कैम के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हुआ है कोऑपरेटिव बैंक्स में जो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यादा कंट्रोल में है। इसलिए अब कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया है, एक बिल प्रपोज किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स बना है वो सबको आरबीआई के ज्यादा जुरिस्डिक्शन में लाएंगे। ठीक है, द मूव बाय द कैबिनेट टू ग्रांट ग्रेटर पावर्स टू आरबीआई ओवर द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स विल प्रोवाइड एडिशनल टीथ टू द सेंट्रल बैंकिंग डीलिंग विद कोऑपरेटिव बैंक्स that are not exactly registered as bank entities but as cooperative societies। देखो, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है वो ऐसे बैंक नहीं रजिस्टर किया था, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज करके रजिस्टर किया था। तो आरबीआई का कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि वो ऐसे बैंक रजिस्टर नहीं किया था। तो अभी ये बिल जो है ये प्रपोज कर रहा है, ये पूरा मैक्सिमम कंट्रोल आरबीआई के पास होगा। आरबीआई जितने भी रेगुलेशन से गाइडलाइन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के या कोऑपरेटिव बैंक्स के ऑपरेशंस के लिए वो आरबीआई करेगा अभी। So far, the urban and multi-state cooperative banks are registered and governed by the state governments under the respective Cooperative Societies Act of the concerned states। ये मैंने बता दिया आपको। They also come under RBI jurisdiction under the Banking Regulation Act 1949। दोस्तों, एक Banking Regulation Act 1949 है, ध्यान रखना। जितने भी बैंक है इंडिया में इसको आरबीआई ये और गवर्नमेंट ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू कंट्रोल करता है। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स भी अब ये आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आएगा। Right. Question number 4. ByteDance, a Chinese company which owns a popular video sharing app called TikTok, is in its recent merger deals with which US company? दोस्तों, आंसर इज ऑप्शन सी, Oracle Corporation। दोस्तों, टिकटॉक के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे टिकटॉक ऑन करता है एक चाइनीज कंपनी, उसका नाम है ByteDance। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडिया ने तो टिकटॉक बैन किया था, उसके लिए रीजन कोड किया क्या, साइबर सिक्योरिटी। वो तो है क्योंकि पर्सनल डाटा लीकेज हो रहा है और चाइनीज कंपनीज या चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन हमारी डाटा को लीक कर रहे करके एक एलिगेशन है। वैसे 90% वो सही भी है। तो इंडिया ने इसको पूरी तरह बैन कर दिया। अब यूएस और चाइना के बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को यह बोला, या तो आप इसका ऑपरेशन बंद कर दो, नहीं तो हम आपको बैन करेंगे। 15 सितंबर तक डेडलाइन दिया था। दो ऑप्शन दिया ट्रंप भाई ने, या तो आप इसका ऑपरेशन बंद कर दो या आप कोई यूएस बेस्ड कंपनी को सेल कर दो। ठीक है, तो 15 सितंबर डेडलाइन दिया। तो टिकटॉक वाले ने क्या किया, अभी वैसे जो ByteDance कंपनी इन्होंने क्या किया, बहुत सारे यूएस कंपनी के पास गया, वैसे वो लोग बिडिंग किया। आखिर Oracle कॉर्पोरेशन के साथ डील बन रहा है। इसकी मर्जर होगा अभी ByteDance और Oracle कॉर्पोरेशन के साथ। राइट। क्वेश्चन नंबर 5. With respect to the data released by the government of India recently, consider the following statements. Which of these statements are correct? Answer is option C, both 1 and 2. स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। दोस्तों, ये स्लाइड डाउनफॉल ऑफ सीपीए बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया फ्रॉम 6.73% ऑफ जुलाई टू 6.69। तो स्लाइड डाउनफॉल हुआ है, कम हुआ है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस रिटेल इन्फ्लेशन में थोड़ा सा कम हुआ है, स्लाइड डाउनफॉल हुआ है इन्फ्लेशन में। और फूड इन्फ्लेशन इन अगस्त ऑल्सो डिग्रेडेड मार्जिनली, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, 9.62 से 9.05% हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही निकल रहा है। तो डाटा तो मैंने आपको बता दिया। अब रिटेल इन्फ्लेशन क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स विच इज सोल्ड एट द रिटेल मार्केट। ठीक है, जो रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, जो प्राइस ऑफ गुड्स का इंक्रीज जो होता है उसको सिंपल टर्म है, जब गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है। दोस्तों, और एक स्टेटमेंट इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है। द इंक्रीज इन इनइलास्टिक गुड्स हुज प्राइस चेंज डज नॉट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट
causes रिटेल इन्फ्लेशन। अब इनइलास्टिक गुड्स क्या है दोस्तों? इनइलास्टिक गुड्स वो होता है जो हमें यूज़ करना ही करना है, चाहे इसका प्राइस बढ़ो या घटो। जैसे पेट्रोल है, हमें अगर काम पे जाना तो, अगर गाड़ी में जाना तो पेट्रोल भरना ही है, उसका प्राइस बढ़ो या घटो। जैसे नमक है, नमक हमें यूज़ करना ही करना है, ठीक है, खाने में तो चाहिए ही चाहिए नमक। तो ये सब इनइलास्टिक गुड्स में होता है। तो इसकी जो प्राइस चेंज है, इसकी डिमांड में कोई इंपैक्ट नहीं करता है, क्योंकि लोग तो लेगा ही लेगा। तो ये सब रिटेल इन्फ्लेशन कॉज करता है। इन इंडिया इट इज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आरबीआई यूजेस द रिटेल इन्फ्लेशन डेटा टू टेक द पॉलिसी डिसीजन। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन डेटा आरबीआई यूज करते हैं पॉलिसी डिसीजंस के लिए, राइट। अब देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ये क्या कैलकुलेट करता है? देखते हैं जितने कमोडिटीज है, जितने प्रोडक्ट्स है, जितना सर्विसेज हमें मिल रहा है, वो सबकी प्राइस चेंज जो है ये हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पता चल जाएगा, ठीक है। दैट इज फूड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू। हमारी पर्सपेक्टिव से, जो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कुछ भी गुड्स का या कोई सर्विस का, कोई हमें सर्विस करके दे रहा है, इसकी प्राइस डिफरेंस को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। सीपीआई डाटा इज यूज्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आरबीआई का एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ठीक है, तो वो ये सब डाटा यूज करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, राइट। Question number 6. With respect to the Asian Development Bank, which of the following statements are correct? Answer is option A 1, 2 and 3 only. Statement 4. Ashok Lavasa is the current president of ADB. गलत है दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों न्यूज़ ए आया था, ADB's prediction of Asian economy shrinking for the first time since 1960s. तो 1960s से अभी तक सबसे बड़ा इकोनॉमी श्रिंक होने वाला ये ADB का प्रेडिक्शन है एशियन इकोनॉमी में। वैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सारे कंट्रीज के इकोनॉमी की कंडीशंस बुरा है, तो ये बोल रहा है कि अगले साल तक ये रहेगा और ग्रोथ में भी ये अफेक्ट करेगा। एडीबी के बारे में, एडीबी इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1966। इट्स हेडक्वार्टर इज इन मनीला, फिलीपींस। इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ एडीबी सिंस इट्स फाउंडेशन, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो पॉवर्टी एलिवेशन सबसे बड़ा प्रायोरिटी है और सस्टेनेबल एनवायरमेंटल ग्रोथ के साथ तो एडीबी ऐसा चीज़ के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज के लिए, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड अशोक लवासा वाइस प्रेसिडेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। तो अशोक लवासा हमारा जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे, न्यूज़ में आया था, उन्होंने अभी एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था, ठीक है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स है, ठीक है। तो हमारी जो स्टेटमेंट 4 है, अशोक लवासा इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, गलत है दोस्तों। वैसे मैं इधर लिखा नहीं हूँ, एडीबी का करंट प्रेसिडेंट का नाम है मसत्सुगु असाकावा, ठीक है। ये जापानीज है, मसत्सुगु असाकावा इनका प्रेसिडेंट है अभी। अशोक लवासा वाइस प्रेसिडेंट है, वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, और भी सारे वाइस प्रेसिडेंट्स है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7. Recently, Government of India imposed a ban on export of which of the agriculture product? आंसर इज ऑप्शन बी, ओनियन। दोस्तों रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था ऑल काइंड ऑफ ओनियन का एक्सपोर्ट बैन करने के लिए, ठीक है। अब इसकी रीजन क्या है? सिंपल सी रीजन है दोस्तों, स्टेडी इंक्रीज इन होलसेल प्राइसेस ऑफ ओनियंस। ओनियन का प्राइस बढ़ रहा है सिंपल भाषा में, तो अब एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास नहीं है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो हमारे लिए नहीं बचेगा, तो जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इधर ही यूज़ करो और कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस में, ठीक तरह के प्राइस में ओनियन प्रोवाइड करो, यही गवर्नमेंट का इंटेंशन है। सेकेंडली, द हाई CFPI वैल्यू रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। CFPI क्या है दोस्तों? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में आपको बता दिया, तो चेंज ऑफ प्राइस को मेजर करता है। अब इंडियन इकोनॉमी लाइक एवरी अदर इकोनॉमी वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई बेसिस। ये तो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। प्राइसेस जो है वो डिटरमिन कैसे होता है कोई भी कमोडिटी का? इसका डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड ज़्यादा होने से प्राइस बढ़ता है, ठीक है, और सप्लाई ज़्यादा होने से कम होता है प्राइस। हाउएवर, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, सर्टेन कंट्री लॉ एम्पावर्स द इंडियन गवर्नमेंट टू इंटरवेन इन द मार्केट। देखो मार्केट में जो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एक्ट्स है। तो इसमें से एक एक्ट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 विच एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज टू कंज्यूमर्स एट फेयर प्राइसेस। कंज्यूमर्स को, हम जैसे कंज्यूमर्स को
कमोडिटीज़ जो है, जो एसेंशियल है हमारे लिए, ऑनियन तो बहुत एसेंशियल है, इंडिया में हर पार्ट में ऑनियन यूज़ होता है, हमारे स्टेपल फूड की तरह है, तो इसकी प्राइस फेयर होना चाहिए। ज़्यादा होने से कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होगा, आम जनता को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट इस तरह की बैन लगा के या बहुत सारे मेशर्स अडॉप्ट करके प्राइसेस को स्टेबल करते हैं। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, विथ रेस्पेक्ट टू द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 recently introduced in Lok Sabha, which of the statements are correct? Answer is option A 1 and 2 only. Statement 3 गलत है, only the married women without a child can donate eggs for once in her lifetime. दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में, ठीक है, सीकिंग द कंट्रोल टू रेगुलेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री टू एंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस। दोस्तों आजकल की जनरेशन में ये जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हुआ है, ठीक है, स्पर्म डोनेट करते हैं, एक्स डोनेट करते हैं, किसी का स्पर्म और किसी का एक्स को ट्रीट करके दूसरे को यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं और वो बच्चा पैदा करते हैं, इसको सरगसी बोलते हैं। वैसे फर्टिलिटी एरिया में मेडिकल फील्ड जो है बहुत आगे पहुंच चुका है। तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए और एथिकल प्रैक्टिसेस, कोई नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये सब के लिए गवर्नमेंट ने एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल लाया गया है। तो इसमें क्या क्या है मेन पॉइंट्स? इट विल मैंडेट रजिस्टरिंग ऑफ ऑल फर्टिलिटी क्लिनिक्स एंड बैंक्स इन इंडिया विद ए नेशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी। एक नेशनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी बना दिया जाएगा, जितने भी इंडिया में फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, ठीक है, वो सबको रजिस्टर करना है इसमें। और जो बैंक्स मतलब डोनर बैंक्स, एग डोनर करते हैं, स्पर्म्स डोनर करते हैं, ये सब बैंक्स बोलते हैं इसको। ऑल एक्टिविटीज ऑफ सच क्लिनिक्स हैव टू बी रिपोर्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। It is also going to introduce age-based restrictions for both men and women to be part of the service. एज रेगुलेशंस भी ला रहे हैं, मतलब इतने एज के नीचे या इतने एज के ऊपर डोनेट नहीं कर सकता। ये नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी विल रजिस्टर सच क्लिनिक्स एंड बैंक्स विच इज मैंडेटरी। नेशनल एंड स्टेट बोर्ड्स विल बी सेटअप टू मॉनिटर द क्लिनिक। नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे डायरेक्टर बोर्ड सेटअप किया जाएगा ये सब क्लिनिक्स को मॉनिटर करने के लिए। The facility can be availed by any woman above the age of marriage but less than 50 years, and in case of men it is 55. Married men and women, men के लिए 55 and women के लिए 50 years age limit होगा। Only the married women with a child age 3 years can donate eggs for once in her lifetime. देखो दोस्तों हमारे स्टेटमेंट क्या था? Only the married women without a child, इसमें क्या है? ओनली द मैरिड वुमेन विथ ए चाइल्ड, 3 साल का बच्चा होना चाहिए, और वो एग डोनेट कब कर सकते हैं? वंस इन हर लाइफ टाइम, एक ही बार लाइफ में कर सकता है। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, द अटल टनल कनेक्टिंग मनाली विथ ले विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट इज बीइंग बिल्ट बाय। आंसर इज ऑप्शन बी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने कल भी बताया था, जो 4 धाम हाईवे जो बन रहे हैं वो भी ये लोग कर रहे हैं। The construction of Atal Tunnel connecting Manali with Leh, which is the world's longest highway tunnel about 10,000 feet, has been completed in a span of 10 years, whereas the original estimated time was less than 6 years. 10 साल में कंप्लीट हुआ है, वैसे 6 साल में कंप्लीट होना चाहिए था। Atal Tunnel connecting Manali to Leh is the world's longest highway tunnel about 10,000 feet. ठीक है। There are CCTV cameras at every 60 meters, emergency exit tunnels at every 100 meters inside the tunnel. Tunnel will reduce the distance between Manali and Leh by 46 kilometers. ठीक है, and few hours can be saved. ठीक है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हर 60 मीटर में। इमरजेंसी एक्सिट है, अगर टनल में कुछ प्रॉब्लम हो गया हर 500 मीटर में एक एक्सिट है, हाईवे निकल सकता है। अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखो, ये मैंने बताया था आपको कल भी, डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क्स इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। एज द नेम सजेस्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो बॉर्डर एरिया में जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। BRO मेंटेन्स ऑपरेशन इन 21 स्टेट्स, 1 यूनियन टेरिटरी। अंडमान एंड निकोबार में भी है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में वैसे बहुत सारे मिलिट्री यूनिट्स है, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का। एंड नेबरिंग कंट्रीज सच एज अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, इधर भी काम करते हैं हमारा BRO। BRO ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स ओवर 32,885 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स एंड अबाउट 12,200 मीटर्स ऑफ परमानेंट ब्रिजेस इन द कंट्री। राइट, अब BRO का जो composition देखते हैं एक बार। ऑफिसर्स फ्रॉम द BR बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड पर्सनल फ्रॉम द जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स फ्रॉम द पेरेंट केयर फॉर्म द पेरेंट केडर ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज से और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स से स्टाफ पोस्ट करते हैं।
It is also staffed by officers and troops drawn from the Indian Army's Corps of Engineers on extra regimental employment. Indian Army का Corps of Engineers से भी डेप्यूटेशन बेसिस में स्टाफ को पोस्ट करते हैं बीआरओ में. राइट दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 10. International Day of Democracy is observed globally on which date every year? Answer is 15 September, ऑप्शन सी. दोस्तों 2007 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन लिया था कि 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट करना है. किस लिए? पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एंड अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी प्रिंसिपल को प्रमोट करने के लिए, अपहोल्ड करने के लिए ये दिन मनाया जाएगा. और सारे मेंबर स्टेट को अर्ज किया कि ये दिन आप लोग डेमोक्रेसी के लिए रखना है. इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हैज अर्ज पार्लियामेंट्स टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू सम फॉर्म ऑफ स्पेशल एक्टिविटी. कुछ स्पेशल एक्टिविटीज करो ताकि लोगों को पता चले ऐसा भी एक डे है और डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है, और इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाहिए. मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इट इन्वॉल्व्स, चैलेंजेस इट फेसेस एज वेल एज द अपॉर्चुनिटी इट ऑफर्स. ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसकी चैलेंजेस क्या क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, ये सब. अब और क्या है? एग्जामिन एंड डिस्कस हाउ वेल पार्लियामेंट परफॉर्म्स इट्स डेमोक्रेटिक फंक्शंस पॉसिबली ऑन द बेसिस ऑफ ए सेल्फ असेसमेंट. एक सेल्फ असेसमेंट करना है हर पार्लियामेंट को कि कितनी सही तरीके से वो काम कर रहा है, अपनी फंक्शंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितनी अच्छी तरीके से निभा रहा है, और आइडेंटिफाई करना है और क्या क्या स्टेप्स ले सकता है इसके इफेक्टिवनेस को और बढ़ाने के लिए. ठीक है. द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 50 सितंबर 2008. 15 सितंबर 2008 को सबसे पहला इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया था. कहाँ? हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स इन जेनीवा में. ठीक है, इसमें नेशनल पार्लियामेंट्स, जितने भी कंट्रीज के पार्लियामेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था और कुछ इवेंट्स कंडक्ट किया था. राइट दोस्तों. तो 15 सितंबर ये दिन थोड़ा सा याद रखना. वैसे बहुत सारे डेट्स है याद रखने के लिए, ये भी याद रखिए. तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है. उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाए. आप लोगों की मार्क्स ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में. इस पीपीटी की पीडीएफ आपको हर दिन जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्टली अवेलेबल करा दिया जाएगा. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.